दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। क्या किसी देश का प्रधानमंत्री ये सोचकर किसी हवाई अड्डे का उद्घाटन करे कि इसे अगले साल बेचना है, तो आप क्या कहेंगे? क्या किसी देश का प्रधानमंत्री कोई हवाई अड्डा बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च करे और उसके उद्घाटन समारोह में जाते हुए यह सोचने लगे कि इसे तो मुझे मुनाफे के साथ अगले साल बेच देना है? तब आप क्या सोचेंगे? मैं अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी नहीं सुना रहा हूं और ना ही चाणक्य नीति के अनुसार राजा व्यापारी हो तो जनता खून चूसने वाला टैक्स भुगतता है या भिखारी हो जाता है वाली बात को भी नहीं दोहरा रहा हूं। मैं यहां मोदी सत्ता की उस हकीकत को बयान कर रहा हूं जो 2 दिन पहले हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन करने पहुंचे। ये वो हवाई अड्डा है जिस पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके बनाया गया है और इसे अगले साल बेच देने की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। अब तक इस देश में आधा दर्जन हवाई अड्डे बेचे जा चुके हैं या रख रखाव के नाम पर दिए जा चुके हैं और आने वाले साल में भी 5-6 हवाई अड्डे दिए जाने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वाराणसी के भी हवाई अड्डे शामिल हैं। चूंकि ये हवाई अड्डे सीधे सीधे नहीं बेचे जा सक रहे थे या नहीं बिक रहे थे, इसलिए इन बड़े हवाई अड्डों के साथ कुछ छोटे हवाई अड्डों का गठजोड़ करके बेचा जाना है। कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वह हवाई अड्डा भी अगले साल वाराणसी हवाई अड्डे के साथ जोड़कर बेच दिया जाएगा। वाराणसी हवाई अड्डे के साथ गया और कुशीनगर दोनों हवाई अड्डे यानी टोटल 3 हवाई अड्डे का एक कैम्बो बनाकर बेचा जाना है। तब आप सोचेंगे कि देश कैसे चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई देश का प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए हवाई अड्डा या सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करता है कि उसे अगले साल भारी मुनाफे पे बेच दिया जाएगा। सार्वजनिक उपयोग की चीजें इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि बेच दिया जाएगा। तब सवाल यह है कि इस देश का आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। हम 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने का जश्न मना रहे थे। निसंदेह जश्न मनाना चाहिए, लेकिन ये बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इस जश्न के पीछे वे लोग शामिल थे जो सालों से टीकाकरण के अभियान में लगे थे, चाहे पोलियो या इसी तरीके के दूसरे बीमारियों से जूझने के टीकाकरण को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद था। तब हम यह 100 करोड़ पूरा कर पाए। एक बात और, ये 100 करोड़ तो हम बहुत पहले पूरा कर लेते यदि वैक्सीन की कमी नहीं होती। इस सच को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस हवाई अड्डे का या उस हवाई अड्डे के उद्घाटन का जिसे अगले साल बेच दिया जाना है। क्या हो रहा है देश में? किस तरह की सोच और परिस्थितियां निर्मित की जा रही है? जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े में इस देश की संपत्तियां निजी हाथों में सौंपी जा रही है, यह किसी से छिपा नहीं है कि औने पौने दाम में बेची जा रही है। हम औने पौने दाम इसलिए कह रहे हैं कि जिस सरकारी जमीन पर ये सार्वजनिक संपत्तियां
बनाई गई है वो सरकारी जमीन किसानों से कौड़ियों के मोल पे अधिग्रहित की गई है। और यदि यही अधिग्रहण या उन्हीं जमीनों का किसानों से या दूसरे लोगों से निजी कंपनियां खरीदी करती तो उन्हें 4 गुना ज्यादा मुआवजा देना पड़ता। लेकिन सरकार अपने ढंग से जिस तरीके से कम कीमत पर जमीन किसानों से या दूसरे लोगों से खरीद लेती है और निजी कंपनियों को बेच रही है, यह एक तरीके से निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का खेल। ये खेल कैसे चलता है ये हम आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस देश की निजी संपत्तियां किस तरीके से या सार्वजनिक संपत्तियां किस तरीके से निजी हाथों पे सौंपी जा रही है। सड़कें धड़ाधड़ बेची जा रही है, हवाई अड्डा तक बेची जा रही है, पोर्ट, पानी के जहाज, बंदरगाह, पता नहीं हवा पानी, और यहां तक कि खदानें भी बेची जा रही हैं। और सरकारी खदानों को जानबूझकर उत्पादन कम करवाकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पावर ट्रांसमिशन में कुछ दिनों में हम निजी कंपनियों के भरोसे हो जाएंगे, तब इस देश का क्या होगा। यकीन मानिए जो लोग निजीकरण के पक्षधर हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा कि निजीकरण का क्या मतलब होता है और निजीकरण का सबसे बड़ा दुष्परिणाम देश और वहां के लोग किस तरीके से भुगतते हैं। मैं यहां ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन याद रखिए कि निजी कंपनियां यदि किसी विदेशी कंपनियों को अपनी संपत्ति बेचने लग जाएं तब क्या होगा, क्योंकि इस दिशा में कोई दिशा निर्देश या कानून नहीं है। तब आप सोचिए कि जो लोग निजीकरण के पक्षधर हैं वो क्या कहेंगे। किसान आंदोलनरत हैं, रोज पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और आपको सड़कों पर टैक्स के नाम से 2-2, 3-3 जगह या सुविधा के नाम से 2-2, 3-3 बार टैक्स देना पड़ रहा है। वन टैक्स वन नेशन का कहां है। भ्रष्टाचार के अपने तरीके हैं। ये भ्रष्टाचार का नया तरीका है कि किसानों से कम कीमत पर जमीन लो और उन्हें निजी हाथों पे सौंप दो। ये एक तरह का अपना राजनीतिक खेल है, सत्ता का ये अपना चरित्र है। अपनी रईसी बरकरार रखने के लिए सत्ता किसी भी हद तक जा सकती है, वह खून चूसने वाला टैक्स भी ले लेती है, तो पुलिस और कानून और देशद्रोह के नाम पर असहमति के स्वर का दमन भी करती है। हम सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी से बचना चाहेंगे कि आंदोलन करने का मतलब लंबे समय तक सड़कें बंद करना नहीं होता, लेकिन हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि आंदोलन करने का मतलब सिर्फ आंदोलन करना और अपनी व्यथा व्यक्त करना होता है। और इस व्यथा व्यक्त करने या अपने को बचाने के इस खेल में कानून क्या कहता है या आंदोलनकारियों ने कब सोचा है। अंग्रेजों ने भी बहुत से कानून बनाए थे, उन कानूनों को तोड़ा गया और नमक कानून तोड़ने की बात इस देश का बच्चा बच्चा जानता। तब सवाल ये नहीं है कि 3 कृषि कानून को लेकर सत्ता क्या सोचती है या किसान क्या सोचते हैं। सच तो ये है कि ये 3 कृषि कानून आने वाले दिनों में सत्ता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है और एक इस देश की नई दिशा गढ़ने वाली है। तब आप खुद सोचिए कि कुशीनगर हवाई अड्डे का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री उनके मुनाफे के बारे में क्या सोच रहे थे। ये आप जरूर सोचिएगा कि सत्ता का खेल
किस तरीके से चल रहा है। धन्यवाद।